नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बेसिक कंसेप्ट पर आधारित हैं और इस परीक्षा के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है ना। यहाँ पर एक आयताकार जो है आपको बगीचा दिया गया है ना, इस प्रकार से। और इस जो आयताकार बगीचा है ना, इसका परिमाप माने ये चारों भुजाओं का जो योग होता है यह कहलाता है परिमाप। ठीक है ना। हम जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा भी बराबर है। ठीक है ना। इसका परिमाप हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक और ये इस प्रकार से चारों भुजाओं का योग कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। इसमें हमें चौड़ाई दी है 11/4 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई। हम देख रहे हैं कि इस जो आकृति है इसमें लंबाई 2 बार आई है और चौड़ाई 2 बार आई है। ठीक है ना। यानी परिमाप में लंबाई भी 2 बार है और चौड़ाई भी 2 बार है। तो इसे क्या करेंगे, है ना, ये परिमाप 13 है, इसको हम 2 से भाग दे देंगे। क्यों दे देंगे कि देखिए ये जो परिमाप है इन चारों भुजाओं का योग है, तो इसको हम आधा करते हैं। तो इसमें क्या हो गया? लंबाई धन चौड़ाई, दोनों का योग कितना है? 13/2 हो गया अब, है ना। अब इसमें से चौड़ाई हम घटा देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा? लंबाई, है ना। क्या ज्ञात हो जाएगा? लंबाई। ये लंबाई इस प्रकार से हम जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं कि परिमाप ये पूरा है, इसको हमने आधा कर दिया है, आधा यानी 2 का भाग लगा दिया है। अब 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है? 4। 2 का भाग लगाया 4 में, 2 बार जाता है, 2 का गुणा करते हैं 13 में, 13 दूनी 26। ठीक है ना। माइनस 4 एकम 4 और 11 एकम 11। 26 में से हम 11 को माइनस करते हैं तो कितना जाएगा? 15/4 सेंटीमीटर, है ना। ये ऑप्शन जो हमारा डी वाला ये सही तरीका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये मैंने जो होता है शॉर्टकट, लेकिन इतनी समझ में नहीं आया है तो इसको एक्चुअली क्या होता है ना। देखिए इसको एक तरीके से और हल कर लेते हैं। आपका सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना। आप कहेंगे सही 2 का भाग क्यों लगाया है, तो आप बता देता हूँ मैं कि 2 भाग क्यों लगाया है। देखिए परिमाप आपको दिया गया कितना? 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये लिखा हमने 2 गुणित लंबाई हमें ज्ञात करनी है, धन चौड़ाई आपको दी कितनी? 11/4 सेंटीमीटर ये दिया है। चौड़ाई कितनी है? 11/4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब ये गुणा क्रिया करा 2, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, भाग यानी बटे में, बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई धन 11/4। ठीक है ना। अब लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो धन का क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से लंबाई बराबर 13/2 ऋण 11/4। फिर वैसे हल करना है जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आया है तो हमने क्या करा है कि इसको शॉर्टकट मेथड से हल करने का प्रयास किया है। तो क्या करें, परिमाप में 2 का भाग लगा दें और चौड़ाई माइनस कर दें तो डायरेक्ट आपकी लंबाई आ जाएगी, है ना। तो समय बचाने के दृष्टिकोण से मैंने ये आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन कुछ हमारे व्यूअर्स थे उनकी डिमांड थी कि सर इसको आप फिर से समझाइए, सो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना। उम्मीद है कि अब इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में x का मान है कितना है? देखिए आपके सामने एक दिया गया है त्रिभुज ABC। A जो कोण है इसका मान कितना है? 3x। कोण C का मान है x और B का मान है 40 डिग्री। हमें x का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
तो हम क्या करते हैं, इनको तीनों को जोड़ लेते हैं। 40 डिग्री धन 3x धन x, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अब 40 धन 3x और 1x हो जाएगा 4x बराबर 180 डिग्री। 4x बराबर ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, और 180 में से 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 140। x बराबर हो जाएगा 140/4। इसका पक्षांतर करें ना, गुणा का भाग, पक्षांतर करने पर जो संख्या है वो बदल जाती हैं। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 तिया 12, बचे 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20। तो x बराबर क्या आ गया, 35 डिग्री। हमें पूछा है x का मान कितना आया, 35 डिग्री। ऑप्शन 3 जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न आकृति में x धन y धन z का मान आपको बताना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कोण है ये कितने का है, 90 डिग्री का है। ये कोण z, ये कोण x और ये कोण y, ठीक है। हमें इन तीनों का योग यानी x धन y धन z का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी जो चतुर्भुज होता है उस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है ना। अब 360 डिग्री में से एक कोण आपको दिया गया है 90 का, है ना। ये देखिए ये बाह्य कोण है। अब ये जो रेखा है ना, इस पर लंब है, हम देख रहे हैं। तो ये एक रेखीय युग्म बनता है और रेखीय युग्म होता है 180 डिग्री का, है ना। ये क्या कहलाएगा, रेखीय युग्म यानी लाइनियर पेयर। यह 180 होता है। अब ये कोण 90 डिग्री का है तो इसको माइनस कर देंगे तो ये कोण कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर x y z और ये 90 डिग्री, है ना, इनका योग होता है कितना, 360 डिग्री। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि ये 90 वाला कोण, ये वाला है ना, ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 270 डिग्री, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी चतुर्भुज का एक कोण 30 डिग्री है तथा शेष 3 कोण 2:4:5 के अनुपात में हैं। ये 3 कोण क्रमशः क्या होंगे, है ना। देखिए अब यहाँ आपको दिए गए हैं 2:4:5, तो इन्हें हम क्या करेंगे, 2x 4x और 5x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 3 कोण हो गए हैं, है ना, और चौथा कोण कितना है, 30 डिग्री का। इनको हमने चारों को जोड़ते हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ लिया है, 2 और 4 6 और 5 11x हो गया, धन 30 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब इसका हम करेंगे पक्षांतर तो हो जाएगा 11x बराबर 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 11x बराबर हो जाएगा 360 में से 300 कम कर देंगे तो बचेगा 330 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 330/11, 11 तिया 33 शून्य। x बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। हमें 2x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 2 गुणित 30 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। 4x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 4 गुणित x की वैल्यू है 30, गुणा किया 120 डिग्री। फिर 5 गुणित x की वैल्यू 30 है, इसका गुणा करते हैं तो हो जाता है 150 डिग्री, ठीक है ना। तो ये तीनों कोण क्रमशः क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न आकृति में x और y के मान क्रमशः क्या होंगे। देखिए यहाँ पर x बाहर है ना, यहाँ y पर अंदर है, यानी अभ्यंतर कोण हो गया इसका, है ना, अंदर हो गया, और ये बहिष्कोण हो गया, बाहर का है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y जो है यह त्रिभुज के अंदर बना हुआ है,
कोण, ठीक है ना। और यह एक बन रहा है रेखीय युग्म, है ना। जब भी किसी रेखा पर एक तिर्यक रेखा खींची जाती है ना, तो ये रेखीय युग्म बन जाता है। और रेखीय युग्म का योग होता है 180 डिग्री, यानी इस कोण का मान और इस कोण का मान दोनों का योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो उनका योग हमेशा आता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y धन 70 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 180। अब 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। y का मान क्या जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। तो देखिए ये अंदर का कोण है, पहले हम इसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पर भी बन रहा है रेखीय युग्म, और रेखीय युग्म का मान होता है 180 डिग्री, समझा ना। तो अब देखिए यहाँ पर 3 कोण हैं, 30 डिग्री धन y का मान हम निकाल लिया है 110, ठीक है ना, और तीसरा कोण ये है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 140 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। तो 180 में से हमने 140 माइनस कर दिया तो बचा कितना, 40 डिग्री, यानी ये अंदर का कोण कितना हो गया, ये हो गया 40 डिग्री का। अब 40 धन x बराबर होगा कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक रेखीय युग्म है। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 140 डिग्री, यानी x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा। और y का मान कितना हो गया, 110 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पूछा गया है x और y का मान, तो x का मान हो गया 140 डिग्री और y का मान हो गया है 110 डिग्री, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान कोणों में से एक कोण का मान 70 डिग्री है, तो उसके तीसरे कोण का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए दो समान कोण हैं और में प्रत्येक कोण का मान कितना है, 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री धन 70 डिग्री, ठीक है ना। अब तीसरा कोण का मान क्या करना है, मान लिया हमने तीसरा कोण जो है 100 डिग्री का है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। जोड़ते हैं तो 140 धन x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, है ना, माइनस किया 180 में से 140 तो बचेगा 40 डिग्री, यानी x का जो मान है कितना जाएगा, 40 डिग्री, कितना जाएगा, 40 डिग्री। और ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी आकृति अन्य से बेमेल है, बेमेल यानी ऑड, जो अलग है ना, असमान है। तो देख रहे हैं यहाँ पर घन है, यहाँ घनाभ है, ये शंकु है, और यहाँ पर जो आकृति आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर भी ये क्या है, घनाभ है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इनमें सब में जो है 6-6 फलक हैं, जबकि ये शंकु है, ये इनसे अलग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, शंकु है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक ऐसा बहुफलक जिसका आधार एक बहुभुज हो तथा इसके सभी पार्श्व फलक त्रिभुजाकार होते हैं तथा एक शीर्ष पर मिलते हैं, तो वह आकृति है, क्या है, वर्ग है, घन है, प्रिज्म है या पिरामिड है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए अब वर्ग हो नहीं सकता है क्योंकि इसकी चारों जो भुजाएं होती है, चारों जो फलक होते हैं वही होते हैं वर्ग, है ना, इसके चारों कोण जो है बराबर होते हैं, ठीक है। अब घन ये भी हो नहीं सकता है, इसमें 6 फलक होते हैं, तो इसमें हो जाएगा प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म में जो नीचे आधार होता है ना, वह क्या होता है, वर्गाकार होता है, और त्रिभुजाकार सभी इसके फलक होते हैं, तो यह आकृति बन जाती है प्रिज्म, ठीक है ना। वर्ग में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है ना, एक ही फलक होता है और चारों कोण होते हैं बराबर और चारों भुजाएं भी बराबर होती है, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है 124, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कहाँ करते हैं, 90 डिग्री पर, है ना।
यानी समकोण पर वो समद्विभाजित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए 10 है, इसमें 3 का गुणा कर दिया है, कितना हो गया है 30 सेंटीमीटर। यानी अब उसकी भुजा कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है नए वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुणित भुजा, यानी 30 में हम 30 का गुणा करते हैं, 3 तिया 9 और दोनों शून्य उतार ली, कितना हो गया 900 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 8:10 के अनुपात में हैं। ये कोण क्रमशः इनमें से क्या होंगे, ठीक है ना। देखिए 8:10 है, इन्हें हम 8x और 10x लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, योग यानी जोड़, है ना, आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों जोड़ते हैं 8x और 10x, हो जाता है 18x बराबर 180, x बराबर 180 बटे 18, 18 कम 18 और शून्य के शून्य, यानी x बराबर कितना हो गया 10 डिग्री। इसलिए 8x बराबर हो जाएगा 8 गुणा 10 यानी 80 डिग्री, है ना। और इसी प्रकार से 10x बराबर हो जाएगा 10 गुणित x की वैल्यू कितनी है 10 है, हो गया 100 डिग्री। यानी जो कोण हैं वे 80 डिग्री और 100 डिग्री होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी सी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं तब निम्न में से कौन सा समूह एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या करना होता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें लागू होता है पाइथागोरस का प्रमेय। क्या लागू होता है, पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करना होगा कि तीनों भुजाओं में से जो बड़ी भुजा है उसका हम पहले वर्ग ज्ञात करेंगे, है ना। जैसे यहाँ देखते हैं पहला नंबर, बड़ी भुजा क्या है इन तीनों में से 10 है, इसका हमने वर्ग ज्ञात किया, इसका होता है 100। वर्ग यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, ठीक है ना, वर्ग कहलाता है। अब बाकी जो भुजाएं हैं इनके वर्गों का योग करेंगे जो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 का वर्ग होता है 36 और 5 का होता है कितना 25, दोनों हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 61, ठीक है ना। यानी 100 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं दूसरा लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा है 10, इसका हमने वर्ग निकाला 100 आता है। अब बची भुजाएं कितनी हैं 5 और 8, इनका निकालेंगे वर्ग, 5 का 25 और 8 का 64। तो इसका हम देख रहे हैं जोड़ते हैं तो आता है 89, जो भी 100 के बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा, इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा कितनी है 10 है, तो हमने क्या किया 10 का वर्ग निकाला, है ना, और दो भुजाएं हैं 6 और 8, तो इसके वर्गों का हम योग याद करेंगे, है ना। 6 और 8 का, 6 का 36 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। 36 और 64 जोड़ते हैं तो इनका योगफल 100 आता है। यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के वर्ग के बराबर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यानी तीसरा नंबर है ये हम सही होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी 8 और तीसरी 10 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो है समकोणी त्रिक है या नहीं है। ये सरल इसका तरीका आपको बताया मैंने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी। देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री कोण यानी समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण।
तो यहाँ पर लागू होता है पाइथागोरस का प्रमेय। वो ये होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब ये जो भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, यानी 10 का वर्ग बराबर एक भुजा है, इसमें लंब भी बोल सकते हैं या हम आधार ले सकते हैं, कुछ भी ले लें। इसको हमने लंब मान लिया है 6 का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है ना, 10 का वर्ग होता है 100, 6 का वर्ग होता है 36 धन आधार का वर्ग हो गया। ठीक है ना, अब इसका हम करते हैं पक्षांतर, तो 10 में से 36 हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका आधार का वर्ग, और वर्ग का हम पक्षांतर करते हैं तो होता है वो वर्गमूल इस प्रकार से। तो 100 में से हमने 36 घटाया, आता है 64, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8, यानी ये आपका आधार हो गया है, यानी अन्य भुजा तीसरी भुजा हो गई 8 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है इसलिए आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी घन की भुजा आधी हो जाए तो प्रारंभिक एवं नए घन के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ये है आपका प्रारंभिक घन है, बाद में हम लिखते हैं नया घन है। अब क्या हो जाए, घन की भुजा आधी हो जाए, है ना, यानी मान लिया हमने कि घन की भुजा इसमें प्रारंभिक भी हमने 2 सेंटीमीटर ले ली है या 2 इकाई ली है ना, 2 लेते हैं, चलो 2 सेंटीमीटर लिया है मान लिया, इसकी आधी हो गई, कितनी हो गई 1, है ना। हमें ज्ञात करना है घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घातांक 3, है ना। यहाँ भुजा 2 है, 2 की घातांक 3 यानी 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 घन इकाई। अब यहाँ इकाई नहीं दी है इसलिए हम न तो सेंटीमीटर लिखेंगे और नहीं लिखेंगे मीटर, इकाई लिख देंगे ओनली। ठीक है ना, और आयतन का जो मात्रक होता है वो घन होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे कि आयतन बराबर होता रहता है भुजा की घातांक 3, भुजा 1 सेंटीमीटर मान ली है हमने, 1 इकाई मान लिया है, तो 1 गुणित 1 गुणित 1 यानी 1 घन इकाई। ठीक है ना, तो इनका पूछा है अनुपात, अनुपात क्या जाएगा 8:1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन की भुजा आधी हो जाए, है ना, तो प्रारंभिक एवं नए घन के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं प्रारंभिक और यहाँ पर ले लेते हैं नया घन। अब घन की भुजा आधी हो जाए, यानी यहाँ हमने भुजा मान ली, कितनी मान ली है 2 इकाई मानी, तो इसकी आधी हो गई है, तो आधी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 इकाई। ठीक है ना, अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 6 गुणित भुजा का वर्ग। ठीक है ना, 6 गुणित भुजा कितनी 2 है, तो 2 का वर्ग यानी 2 गुणित 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 वर्ग इकाई, है ना। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणित भुजा का वर्ग, यानी 6 गुणित भुजा 1 है तो 1 गुणित 1 यानी 6 कम 6, तो 6 वर्ग इकाई। अब इन दोनों का अनुपात यानी 24/6, 6 कम 6, 6 चौक 24 यानी 4:1, ये जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, यदि घन की एक भुजा 1 सेंटीमीटर है, यदि घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसके आयतन का मान क्या होगा। अब घन का आयतन बराबर क्या होता है ना, घन का आयतन बराबर भुजा की घातांक 3, क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो भुजा 1 है तो क्या हो जाएगा 1 घन सेंटीमीटर, है ना, 1 घन सेंटीमीटर, है ना, 1 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से तो या तो ऐसा लिखे घन सेंटीमीटर या फिर ऐसा लिखे घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिया गया है इस टाइप का, यानी सेंटीमीटर ऊपर क्या है घातांक 3 दी है, घातांक 3 को हम घन बोलते हैं, तो 1 घन सेंटीमीटर ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ क्यों दिया है प्रश्न ये, क्यों अक्सर बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती कर जाते हैं, ये देखते नहीं यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है या घन सेंटीमीटर है। यदि क्षेत्रफल है तो आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, नेक्स्ट, यदि एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो इसके क्षेत्रफल का मान क्या होगा।
अब घन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणित भुजा का वर्ग, ठीक है ना, 6 गुणित भुजा का वर्ग, भुजा 1 है तो वर्ग यानी उसका उसी में गुणा, तो 6 कम 6 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है इसलिए आएगा उत्तर 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 है सही जवाब हो जाएगा। अब यह 6 घन सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग और घन का मात्रक होता है घन, है ना। आयतन निकालना है तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, घन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राम किसी काम को 8 दिन में कर सकता है तो राम द्वारा 4 दिन में किया गया काम कितना है। देखिए राम एक काम को 8 दिन में कर सकता है तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है ना। फिर 4 दिन में कितना करेगा, तो 4 दिन का काम हो जाएगा 1 से अनेक में हम करते हैं गुणा, यानी 1/8 गुणित 4/1, है ना। 4 एकम 4, 8 एकम 8, यानी यहाँ पर ऑप्शन दिया है चौथा 4/8 जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7 का वर्गमूल क्या होगा। जब हम वर्गमूल याद करते हैं तो समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं और इन जोड़ों में से एक एक जो गुणनखंड हम बाहर निकाल लेते हैं और उनको आपस में गुणा कर देते हैं इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 10 सते 70, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 70, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। 20.25 का वर्गमूल है कितना है। देखिए ये हमें ज्ञात करना होगा इस प्रकार से। दशमलव के बाईं ओर हम 2 के जोड़े बनाते हैं और दशमलव के दाईं ओर भी जोड़े बनाते हैं। यहाँ 20 है, ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 20 से ज़्यादा ना हो। 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का होता है 25। 5 का अधिक हो गया है इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे कि 4 संख्या लेंगे, 4 चौक 16 और इसे हम माइनस कर देंगे, बचेगा 4। जो संख्या यहाँ पर है इसको हम जोड़ देते हैं, 4 और 4 8। दशमलव आया, इसको हटा करके ऊपर हमने लगा दिया। अगला जोड़ा बता लेते हैं, 425 हो गया है, ठीक है ना। अब ऐसी संख्या लेंगे कि उसको यहाँ पर लिखने के बाद जो संख्या लिखेंगे ना उसका उसी में गुणा करेंगे। तो हम देख रहे हैं अनुमान लगाते हैं कि 5 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 85। अब 5 लिखा है तो इसे 5 से गुणा करेंगे, 55 25 के 5 हासिल के 2, 5 9 40 और 2 42, ठीक है। 5 यहाँ पर आ रहा है तो इसका गुणा करने पर 425 आएगा, इसको घटाया 5 है लिखा और इसको जोड़ दिया 90। यहाँ संख्या आती है इसका दुगुना आता है, ठीक है ना। अब यहाँ 0 आ गया है यानी हमारा काम खत्म हो गया है। तो 20.25 का वर्गमूल हो जाएगा 4.5 और यह संख्या कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। महेश किराने के सामान पर 490 रुपये प्रतिमाह खर्च करता है। यह उसके कुल खर्च का 70% है। उसका कुल खर्च कितना है। मान लिया हमने कि उसका कुल खर्च है 100 रुपया। अब 100 का 70% कितना होता है, 490 हमें दिया हुआ है ना। तो का मतलब होता है गुना 70% यानी 70/100 बराबर 490। 100 बराबर इसका हम करेंगे पक्षांतर और पक्षांतर करने पर क्रियाएं जो है विपरीत हो जाती है, यानी गुणा का भाग और भाग का गुणा, इस प्रकार से। ये शून्य से हमने ये शून्य कैंसिल कर दिया, 7 एकम 7 और 7 सते 49। 100 बराबर हो गया है 7 गुणित 100 यानी 700, ठीक है ना। तो यहाँ पर है उसका कुल खर्च कितना हो जाएगा 700 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम जो है 15 तारीख से आपको कक्षा 6, 7, 8 विषय इंग्लिश और गणित के ब्रिज कोर्स के वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं ब्रिज कोर्स के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।